तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो भी ये स्पीच अभी तक हमने एनालाइज की है नेल्सन मंडेला के द्वारा। एंड में जब उन्होंने कहा कि लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, वो कहते हैं कि कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा अब दोबारा इतिहास में, जैसा हो चुका है वैसा कभी फ्यूचर में नहीं होगा कि अफ्रीका के अंदर इतना जैसे कि वहाँ के लोगों को इतना ऑपरेशन सहना पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा जुल्म सहना पड़ा था। वो कहते हैं कि भगवान इतनी कृपा बना कर रखे कि ऐसा समय कभी भी दोबारा ना आए उनके ऊपर। तो दोस्तों, जैसे ही उनकी स्पीच ख़त्म होती है, दूसरी वो इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर वो लिखते हैं कि जैसे ही मैंने अपनी स्पीच ख़त्म की, वो देखते हैं कि जैसे हम इंडिया के अंदर रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, इसको एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा आप सबके लिए। वो कहते हैं कि जैसे भी हम किसी भी कंट्री के सिटीज़न हों, जब उस कंट्री का रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे या कुछ भी ऐसा होता है, तो नॉर्मली होता क्या है, आपको याद होगा 15 अगस्त या 26 जैन को जब भी हम देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर न्यूज़ आती होती है और वहाँ पे एक परेड चल रही होती है जो कि दिल्ली इंडिया गेट में होती है, हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, है ना। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि प्लेन्स आते हैं, टैंक्स आते हैं, मिलिट्री सपोर्ट करती है किसको, हमारी गवर्नमेंट को, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को हमारी मिलिट्री सपोर्ट करती है। प्लेन्स आते हैं, बहुत ब्यूटीफुली वो सिमिट्रीज बनाते हैं आकाश में, ट्राई कलर्स होते हैं हमारे जो नेशनल फ्लैग के कलर्स हैं। तो एंड उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारी जो मिलिट्री है वो हमारी गवर्नमेंट के साथ है। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात है ये। दूसरी चीज़ कि जैसा ही हम ऐसे देखते हैं, हम चाहे दिल्ली से काफ़ी दूर कन्याकुमारी में बैठे हों, पंजाब में बैठे हों, जम्मू एंड कश्मीर में बैठे हों, हमें क्या फ़ील होता है, ज़रा दोस्तों इस चीज़ के ऊपर सोच के देखिए कि हमें फ़ील क्या होता है उस टाइम पे। वी फील, ऑब्वियसली वी फील प्राउड। और यही जो प्राउड मोमेंट है, यही कौन फील करता है यहाँ पर, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, नेल्सन मंडेला। वो कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ कि हमारी जो मिलिट्री है, प्लेन्स आ रहे हैं, टैंक्स आ रहे हैं, एंड द मिलिट्री सपोर्टिंग आवर गवर्नमेंट, जो उनकी गवर्नमेंट न्यू इस्टेब्लिश हुई थी जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, तो उस चीज़ से वो बहुत खुश होते हैं, उनका मन भर आता है। और वैसे ही वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं, जितने भी लोग उस चीज़ को अटेंड कर रहे थे, उस सेरेमनी को अटेंड कर रहे थे, वो सभी एक तरह से भर आते हैं दिल से कि हर एक का जो देश प्रेम होता है वो उनके आंसुओं के द्वारा उनकी आंखों से बहने लगता है एक बार तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होती है जो नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। वो इस मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा प्राउड मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मिलिट्री पर्सनल, जितने भी वहाँ पे लोग थे, मिलिट्री के थे, पुलिस के थे, वो कहते हैं कि कुछ टाइम पहले तक वो मुझे अरेस्ट करने वाले थे और आज ये आकर मुझे सल्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। क्योंकि इस स्ट्रगल के अंदर, इस लड़ाई के अंदर लाखों लोगों ने नेल्सन मंडेला का साथ दिया था। आपकी बुक में भी कुछ लोगों के बारे में टिपिकली बात की गई है, नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा है उनके बारे में, जिन लोगों ने उनका साथ दिया है इस लड़ाई के अंदर, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है। और वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, अकेले मेरे लिए नहीं, पूरे जितने भी साउथ अफ्रीकन्स हुए या उनके साथ जिन्होंने इस स्ट्रगल के अंदर साथ दिया उनका, वो सभी के लिए एक अचीवमेंट है। और दूसरा वो एक व्यू पॉइंट और देते हैं कि वो कहते हैं कि जो हमारी कंट्री है दैट इज़ फुल इन मिनरल्स एंड जेम्स। वहाँ पे मिनरल्स एंड जेम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन मेरे लिए, नेल्सन मंडेला खुद यहाँ पे अपने डायलॉग में कहते हैं कि मेरे लिए जो मिनरल्स हैं और जेम्स हैं, वो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं सच, लेकिन उससे भी ज़्यादा वैल्यू रखने वाली यहाँ पे क्या चीज़ है उनके लिए, साउथ अफ्रीकन पीपल, जो मेरे लोग हैं वो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, इवन मोर देन द मिनरल्स एंड जेम्स जो वहाँ पे पाए जाते हैं। और जिनकी वजह से अगर देखा जाए, अगर हिस्ट्री को हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, इन्हीं मिनरल्स और जेम्स की वजह से ही तो वहाँ पे इंग्लिश पीपल ने धीरे धीरे आके वहाँ पे आना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे उनको टेक ओवर करना स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं मिनरल्स और जेम्स या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जितना मेरे लिए वैल्यू करते हैं मेरे लोग। तो ये बहुत बड़ा एक उनके द्वारा दिखाया गया एक्सप्रेशन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो कि आपको याद रखनी है ये।
और उससे भी ज़्यादा दोस्तों वो कहते हैं कि उन लोगों के बारे में, जैसे वो कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन पीपल है वो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू करते हैं। बहुत ज़्यादा वैल्यू वो लोग करते हैं दोस्तों उनके लिए, वो खुद कहते हैं इस चीज़ को, नेल्सन मंडेला, कि जिन्होंने इस स्ट्रगल के अंदर उनका साथ दिया है लेकिन आज वो उनके साथ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस स्ट्रगल के अंदर उनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे एक डायलॉग भी आता है कि काफ़ी समय से जो ये स्ट्रगल चलता आ रहा था उसके अंदर कई लोगों ने अपनी लाइफ कंप्रोमाइज़ किया, अपनी ज़िंदगी को कंप्रोमाइज़ किया है और हंसते हंसते मौत को गले लगाया है। वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा दुख इस चीज़ का है कि काश वो लोग आज यहाँ पर मेरे साथ होते और वो देखकर कितना खुश होते कि जो हमारा स्ट्रगल था, जो हमने किया, जिसके लिए हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, आखिरकार हम उसके लिए कामयाब हो गए हैं। वो कहते हैं एक तो दुख ये है और दूसरा दुख नेल्सन मंडेला को ये होता है कि मैं उनको थैंक यू भी नहीं कह पाया, क्योंकि उनकी वजह से ही, अगर वो लोग ना होते, उन लोगों ने इनका साथ ना दिया होता, वो कहते हैं कि आज शायद मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट नहीं बन पाता। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा उनको दुख होता है यहाँ पे। इसके साथ ही दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस जो मैं आपके लिए कोट करना चाहूँगा यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो वो बोलते हैं। वो कहते हैं कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ वियर, यानी कि बहादुरी ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता है, ये बहादुरी नहीं है उनकी नज़र में। वो कहते हैं बट द ट्रायम्फ ओवर इट, मतलब क्या है कि अपने दुखों को हम फेस करते हैं, अपने चैलेंजेस को, लाइफ में आने वालों को फेस करते हैं और उन दुखों को पीछे, उन चैलेंजेस को हम पीछे छोड़ देते हैं, उनको हरा देते हैं, यानी कि हमने उनके ऊपर जीत पा ली है। दैट इज़ कॉल्ड द रियल करेज। मतलब उनकी निगाह में, या फिर उनके, अगर हम समझ की बात करें, वो कहते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता किसी चीज़ से। नो, दैट इज़ नॉट करेज। करेज वो होता है जब हम किसी ना किसी डर को, किसी भी बुरी चीज़ को जीत लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द रियल करेज इन हिज आस्पेक्ट। और दोस्तों दूसरी बात जो वो यहाँ पे बोलते हैं कि सारे लोग ही हेट लेकर पैदा नहीं होते। कोई भी जब पैदा होता है तो उसको हेट के बारे में या लव के बारे में नहीं पता होता, सोसाइटी उसको सिखा देती है धीरे धीरे ये सारी चीज़ें। तो इसके रिगार्ड में भी वो एक लाइन बोलते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं कि वन मस्ट बी टॉट टू हेट। इफ़ वन कैन बी टॉट टू हेट देन ही और शी कैन बी टॉट टू लव। मतलब मेरा कहने का क्या है, वो कहते हैं नेल्सन मंडेला यहाँ पे कि अगर किसी को किसी से नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो दैट मीन्स उसके अंदर इतनी क्षमता है, इस इतनी पोटेंशियल है कि उसको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही एक तरह से फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक अनुभव हैं इंसान के। अगर कोई किसी से नफ़रत कर सकता है तो उसको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। तो ये जो मैंने आपके सामने दो लाइंस अभी पढ़ी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनको कोट करना मत भूलिएगा। सीबीएसई पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लेटर ऑन आपके एग्ज़ाम्स के अंदर इन लाइंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको। और इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी जो प्रिजन लाइफ से रिलेटेड है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। वो कहते हैं कि जिस टाइम पे मैं प्रिजन में था उस टाइम पे भी मैंने, जिस टाइम जो वहाँ पे जेल के अंदर या फिर जेल के जितने भी वार्डन्स थे या फिर जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो भी उसको वहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ थे, जो वो कहते हैं कि उनके चेहरे पे कभी ना कभी मुझे, कहीं ना कहीं पर, कभी ना कभी उनके चेहरे पर भी थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखती थी। और इसीलिए इसीलिए ही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। मैंने अपनी जो लड़ाई थी, अपना जो स्ट्रगल था, उसको जारी रखा आज़ादी के लिए, और अंत में हुआ क्या, उनकी जीत हुई। ये हम सभी जानते हैं और ये एक इतिहास बन गया दोस्तों हम सबके लिए। और इसी के साथ ही वो यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि जैसा भी कोई भी इंसान है, डिस्क्रिमिनेशन वो बचपन से सीख के बड़ा नहीं होता दोस्तों। उसको कौन सिखाता है, जैसा कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया था, सोसाइटी सिखाती है, उसके आसपास के सर्कमस्टांसिस लोग सिखाते हैं कि किससे डिस्क्रिमिनेशन करना है, किससे नहीं करना है। तो वो कहते हैं कि नेल्सन मंडेला हमें टिपिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इंसान होता है, इंसान के जो हार्ट में इंटरनली एक फ्लेम होती है ये लव की, लेकिन वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम हेटर्ड की वजह से, या हम ये कहें कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, या कई तरह की और डिफ़िकल्ट नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से, जो ये फ्लेम है, जो ये प्यार की जो भावना है, ये दब जाती है कहीं ना कहीं। और उसी फ्लेम को उन्होंने जागृत किया। जागृत, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहे। जो उनका
पैसेज ऑफ टाइम दिखाया गया है जो जेल के अंदर 30 ईयर्स का, उसके अंदर एक भी बार वो किसी से ना तो लड़े हैं, ना ही उन्होंने किसी को कुछ नेगेटिव कहा है, ना ही कुछ ऐसा हुआ जेल के अंदर। और शायद इसी वजह से वो कहते हैं कि जेल के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा समर्थन मिला, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे ऑफिसर्स उनके साथ। लेटर ऑन, स्टार्टिंग में नहीं मैं कहूँगा ये चीज़, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, लेकिन वो उस दुख की घड़ी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो अंत में जीत प्राप्त कर गए इस चीज़ के ऊपर। यानी कि जैसे कि महात्मा गांधी ने भी इंडिया के अंदर जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला, तो महात्मा गांधी ने ये बताया था कि अहिंसा परमो धर्म। हमें ये चीज़ सबको याद होगी, अहिंसा परमो धर्म महात्मा गांधी जी कहते थे। तो वही हथियार इन्होंने भी आजमाया यहाँ पे, नेल्सन मंडेला ने, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो इस ऑपरेशन से बाहर आ गए। सारे के सारे जितने भी साउथ अफ्रीकन, या फिर मैं ये यहाँ पे कहूँगा कि डार्क स्किन पीपल जिन जो ऑपरेशन में थे, वो सारे ऑपरेशन से बाहर आ गए और उनको एक फ्रीडम, एक लिबर्टी मिल गई दोस्तों वहाँ पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और अब जो दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे डिस्कस की जाती है नेल्सन मंडेला के द्वारा, वो कहते हैं कि जिस टाइम पे ये सेरेमनी हुई, जब वो स्टेज पे थे, स्वॉन इन कर रहे थे एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो देखते हैं कि यहाँ पर दो नेशनल एंथम होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दो नेशनल एंथम कैसे होते हैं, इसका भी एक रीज़न है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक नेशनल एंथम जो वाइट्स के टाइम पे गाया जाता था पूरी कंट्री के अंदर, वो क्या शो करता था, वाइट्स की सुप्रीमेसी को शो करता था ओवर द ब्लैक्स। तो वो एक तरह से मैं कहूँगा कि ऑपरेशन का ही पार्ट था। और जैसा कि अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया कि इस सेरेमनी से ही अपार्थाइड का खात्मा हो चुका है, अपार्थाइड ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो नया नेशनल एंथम था, यानी कि जो ब्लैक्स गा रहे थे, जो न्यू लोग थे, जो मैं ये कहूँगा कि स्ट्रगल में साथ थे नेल्सन मंडेला के, वो लोग न्यू वाला नेशनल एंथम गा रहे थे। अब नेल्सन मंडेला वहाँ पे स्टेज पे खड़े देख रहे हैं इस चीज़ को कि दो नेशनल एंथम अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे प्लस पॉइंट क्या था कि दोनों को एक दूसरे के लिरिक्स नहीं पता थे, लिरिक्स नहीं पता थे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये उन लोगों की गलती नहीं है जो पुराने वाला, यानी कि जो वाइट्स के टाइम पे इट वाज यूज्ड टू बी संग, जो वो वाला गा रहे थे। तो वो कहते हैं कि उसमें लोगों की गलती नहीं है, उनको बेचारों को प्रेशराइज किया गया था ये वाला नेशनल एंथम गाने के लिए होल ऑफ द टाइम। तो अभी भी उनको इसी चीज़ की याद थी। लेकिन जब वो नए वाला नेशनल एंथम गाना स्टार्ट हुए, तो वो एक दूसरे के सम्मान में खड़े रहे, किसी ने भी कुछ नेगेटिव आस्पेक्ट शो नहीं किया, नेगेटिव किसी ने भी कोई कुछ बोला नहीं, नेगेटिविटी किसी ने दिखाई नहीं। तो इस चीज़ से नेल्सन मंडेला काफ़ी खुश थे कि एटलीस्ट लोगों के बीच में इतनी एकता है कि वो आज इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनॉग्रल सेरेमनी के ऊपर वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। भले ही उनको एक दूसरे के नेशनल एंथम के बारे में पता नहीं चला था, हालांकि नेशनल एंथम तो अब से एक ही था जो कि किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करता था, जो कि न्यू नेशनल एंथम था साउथ अफ्रीका का। और इस चीज़ से नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा खुश थे कि एटलीस्ट वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट के अंदर खड़े हैं और किसी को भी कोई नेगेटिविटी शो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत बोल नहीं रही हैं या फिर कुछ गलत जेस्चर नहीं दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो आइए अब आगे देखते हैं कि आगे वो होता क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो अब दोस्तों जैसे ही उनकी स्पीच आगे जैसे बढ़ती है, जैसे ही वो आगे बोलना स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कुछ मैं आपके लिए यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट इज़ ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ पे जो पहली जो उसकी ड्यूटी होती है एक इंसान की, वो किसके प्रति होती है, अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति, अपने माँ बाप, अपने बच्चे बीवी बच्चों के प्रति। दूसरी वो कहते हैं ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। यानी कि जो पहली ड्यूटी है वो किसके प्रति है, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली के प्रति है, और दूसरी उसके लोगों यानी कि उसकी पूरी होल कंट्री के प्रति एक ड्यूटी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो वो यहाँ पे कोट करते हैं, क्योंकि आज से पहले ये चीज़ें कभी भी कोट नहीं की गई थी ऑन यू कैन से बिगर लेवल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों वो ये भी कहते हैं कि अगर देखा जाए कोई भी एक सभ्य सोसाइटी यानी कि एक सिविल ह्यूमेन सोसाइटी होगी जहाँ पे सभी को इक्वल राइट्स दिए गए होंगे, किसी चाहे वो कोई सोसाइटी कोई भी कंट्री की सोसाइटी हो एक पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे ये दोनों ड्यूटीज़ निभाना एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा
ईजी होगा, वो आसानी से अपने देश के प्रति और अपनी फैमिली के प्रति कार्यरत रह सकता है, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है। बट वो फिर कहते हैं कि बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन लाइक मी ऑफ माई बर्थ, वो कहते हैं फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फिलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को आप लिख लेंगे। मैं दोबारा आपके लिए ये रिपीट कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, पास्ट की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली वो यहाँ पे, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ, भी मेरे जैसे इंसान का, यानी कि वो गरीब फैमिली में जन्म हुआ, और दूसरी बात क्या थी कि वो डार्क स्किन थे एंड कलर, टू फिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, क्योंकि उस टाइम पे जो उनकी सोसाइटी थी वहाँ पे सुप्रीमेसी किसकी थी, वाइट्स की। तो वो यही चीज़ हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में किसी भी तरीके का रहेगा तो एक इंसान अपने ही देश के प्रति या अपनी फैमिली के प्रति वो कार्यरत नहीं रह पाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, यू कैन से कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स जो इंसान के होते हैं वो अपने पूरे नहीं कर पाएगा जब तक उस देश के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी नहीं है दोस्तों। दूसरी लाइन दोस्तों जो वो यहाँ पे बोलते हैं, वो कहते हैं कि इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर, यानी कि यहाँ पे ब्लैक्स की ऑब्वियसली बात हो रही है, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों यहाँ पर। अब आप यहाँ पे ये भी सोचें कि हम इन लाइंस को टिपिकली यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये लाइनें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर भी, या फिर हम ये कहें कि जो हमें क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं उनको लेकर भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, क्योंकि इन लाइंस के अंदर ये दिखाया गया है कि कितनी एट्रोसिटीज़, कितना ही वहाँ पर उन्होंने जुल्म सहा है, कितनी मुश्किलें सही हैं इन लोगों ने, तब जाके कहीं इनको आज़ादी मिली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इन लाइंस को कोट करना, इन लाइंस को समझना, इनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वो कहते हैं कि अगर कोई भी वहाँ पर इक्वल राइट्स के लिए लड़ता था या अपनी आवाज़ उठाता था, उसको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। और नेल्सन मंडेला अपने मुंह से ये चीज़ बोलते हैं कि अर्लियर, यानी कि बहुत देर पहले की अगर उनके बचपन की बात करें तो कहते हैं कि मेरे लिए भी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और कंट्री वॉज सेकेंडरी फॉर मी ऑल्सो। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर हम खुद के ऊपर सोचें तो सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं, ऑब्वियसली हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, कंट्री कम्स सेकेंडरी, हम बाद में अपने देश के लिए सोचते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, बचपन में मुझे ये पता भी नहीं था कि व्हाट एक्चुअली फ्रीडम इज़, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ आई गॉट टू नो कि फ्रीडम का, लिबर्टी का रियल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर इक्वल राइट्स किसी को नहीं मिल रहे थे। और जैसे ही इक्वल राइट्स की वो बात करते हैं, वो बताते हैं कि इक्वल राइट्स को पाने के लिए अगर कोई कुछ करता था, यानी कि कोई अपनी आवाज़ उठाता था, उसकी आवाज़ को वहाँ पर दबा दिया जाता था। और वो जब हमें ये बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में ये चीज़ होती थी कि अगर कोई भी डार्क स्किन पीपल अगर वहाँ पे कुछ धरना देते थे या अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था, पनिश किया जाता था। तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान हेट्रेड को, यानी कि हेट्रेड के चलते वो दूसरे इंसान की लिबर्टी को छीन रहा है, वो इंसान, यानी कि जो पहले वाला इंसान है जो जुल्म कर रहा है, यानी कि जो ऑपरेशन में ले रहा है, लोगों को ऑपरेस कर रहा है, वो खुद एक कैदी है। किसका कैदी है वो? हेट्रेड का, यानी वो खुद नफ़रत का कैदी है। नफ़रत ने उसके ऊपर जीत पाई हुई है एक तरह से। वो कहते हैं कि जो हेट्रेड है वो खुद बेचारा हेट्रेड के कब्ज़े में फंसा हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा इंसान खुद एक ऐसी जेल के अंदर है जिसकी जो चार दीवारी है वो हेट्रेड से बनी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ये पार्ट आ सकता है। और मैं सभी को, आपको यही चाहूँगा कि आप जब जितना हमने यहाँ तक डिस्कस किया है इस चैप्टर के बारे में, एक एक लाइन को जो मैंने बताई हैं, आपको कोट्स बताए हैं इसके, वो आप लिखें या फिर उनको अपनी कॉपी में मार्क करें, नोटबुक में मार्क करें या फिर अपनी हेल्प बुक्स में मार्क करें। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जिस टाइम पे भी हम एग्ज़ाम्स देंगे उस टाइम पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा फॉर अ वेरी क्विक रिवीजन। मैं आशा करता हूँ कि जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया है आप सबको ज़रूर समझ आया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज,
प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम उन क्वेरीज़ का जल्दी से जल्दी आपको आंसर दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच।